सभी को शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर रश्मि पांडे आज जिस विषय पर चर्चा करूंगी वह है संस्था। आइए जानते हैं कि वास्तव में संस्था है क्या। संस्था समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, नियमों की उन्हीं व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। यह अमूर्त है, जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसमें विवाह, परिवार, धर्म, शिक्षा व्यवस्था, संपत्ति का अधिकार आते हैं। अब परिवार किस प्रकार से संस्था है? विवाह और नातेदारी के माध्यम से समाजीकरण और जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, ये परिवार के कार्य और नियम होते हैं। अब विवाह जो है ये आपकी एक समाज के द्वारा यानी समाज के द्वारा स्वीकृत और कानूनी सांस्कृतिक ढांचा है जो यौन संबंधों को व्यवस्थित करने, संतानोत्पत्ति, परिवार को स्थिरता प्रदान करने और सामाजिक व्यवस्था निरंतरता को सुनिश्चित करता है। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा हमको समाज में रहने के और समाज में किस प्रकार से कार्य करने हैं, ये शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत संस्था कार्य करती है। इसी प्रकार से संपत्ति का भी अधिकार के अंतर्गत कुछ नियम होते हैं। तो विवाह, परिवार, धर्म, शिक्षा, संपत्ति या अन्य में कुछ नियम होते हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए नियमों की उन्हीं व्यवस्था को हम संस्था कहते हैं। हेस के अनुसार संस्था किसी निश्चित की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक किया गया तरीका है। अब हम बात करते हैं इस तालिका के माध्यम से कि संस्था का विकास किस प्रकार से हुआ। देखिए, संस्था कभी अपने आप नहीं आती या उसका उदय होता है। संस्था का विकास हमेशा किसी न किसी के विचार द्वारा होता है, यानी विचार जो आएगा वो व्यक्तिगत होता है। हम दिल्ली के मरेंडा हाउस से लें। मरेंडा हाउस एक नाम स्थापित करे है जहाँ की महिलाएं, जो कि महिला कॉलेज है और वो विश्वविद्यालय के ही पास है, जिसमें आज वो अपना परचम लहरा रहे हैं। तो वहीं की हम बात करते हैं कि आज जिस स्थान पे वह है वो शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत बच्चे से लेते हैं कि किसी बच्चे के मन में ये विचार आया कि मैं एक टाइम टेबल बनाऊं, यानी एक नियम के अकॉर्डिंग एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करूं और मैं यहाँ पे सफलता प्राप्त करूं। तो विचार यानी व्यक्तिगत था। विचार जब आया और उस विचार के अनुसार उसने आचरण करना चालू किया कि सुबह से उठी और मुँह धो के खिड़की के पास बैठ के, जो कि सुबह ठंडी हवा आती है और उसमें नींद भी नहीं आती, व्यक्ति स्फूर्ति महसूस करता है, उसने पढ़ना चालू किया। और जब उसको एक दिन पढ़ने से अच्छा लगा तो उसने दूसरे दिन, तीसरे दिन और अन्य दिनों में भी वो कार्य चालू किया, यानी आदत की उस विचार की पुनरावृत्ति करी। और जब विचार आया, विचारानुसार कार्य किया, उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति यानी दोहराया, तो वो एक आदत बन गई। अब आदत जब उसकी बन गई कि सुबह से उठना है और पढ़ना है, तो वो जब लोगों ने देखा कि ये बच्ची ऐसा काम करती है और जो पहले थी आज उससे अच्छी हुई यानी बेहतर हुई है, इसकी कार्य करने का तरीका, शैली और उसकी पर्सनालिटी डेवलप करी है, तो ये आदत जो है ये दूसरे लोगों ने भी समूह द्वारा स्वीकृत की गई, यानी पुनरावृत्ति की गई। और ये जब ये समझा गया कि ये एक अच्छी चीज़ है तो जन रीति बन गई। जन रीति यानी लोगों के बीच में अपनाई जाने वाली नीतियाँ। जन रीति जब बन गई तो वो भूतकालीन अनुभव से जुड़ गई। भूतकालीन अनुभव यानी सफलता का भूतकालीन अनुभव जन रीति बनी। और जब जन रीति भूतकालीन अनुभव के साथ सफलता का ये माना जाने लगा, इस तरीके के कार्य किए जाएंगे तो वो सफल अवश्य होंगे, तो ये एक प्रथा बन गई। जब प्रथा बन गई तो प्रथा क्या होती है? समूह द्वारा स्वीकृति होती है। उसको समूह स्वीकृति देता है, समूह द्वारा स्वीकृति मिली, सामूहिक कल्याण की भावना से और उपयोगिता के भाव प्रथा के साथ जुड़ जाते हैं। यानी जो भी कार्य किए जाएंगे प्रथा के अंतर्गत वो समूह की स्वीकृति होगी और इसके साथ ही वो उपयोगी और समाज के लिए कल्याणकारी होंगे। और जब इतना प्रोसेस चलने के बाद
हमारे विचार बने, पुनरावृत्ति हुई, आदत बनी, समूह द्वारा पुनरावृत्ति हुई, जिससे जनरीति बनी, जनरीति के बाद वो प्रथा बन गई, और प्रथा जब बन गई तो वो एक रूढ़ी या लोकाचार के रूप में मानी जाने लगी। यही रूढ़ी संरचना का निर्माण करती है और वही संरचना आपका संस्था कहलाता है। अब हम बात करते हैं संस्था की विशेषताएं। संस्था की विशेषताएं क्या है? धारणा जिसका अर्थ होता है धारण करना या विचार करना, यानी कोई भी आवश्यकता की पूर्ति जब हम करने का विचार करेंगे तभी उस पर हम आगे कार्य कर पाएंगे। दूसरा है उद्देश्य, किसी विशेष लक्ष्य को पाने के गठित किसी विशेष लक्ष्य को पाने के लिए जो हम संरचना गठित करते हैं या लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो उद्देश्य कहलाता है। तो उद्देश्य हमारे कार्य करने से पहले जो हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं उससे बनाया गया एक विचार उद्देश्य कहलाता है। नेक्स्ट है ढांचा यानी पदाधिकारियों का, वो आप चाहे कॉलेज लीजिए, परिवार लीजिए या शिक्षा व्यवस्था में या अन्य कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ जो है आपका उसकी संरचना जरूर निर्धारित होगी, ढांचा जरूर निर्धारित होगा। अधिकार या सत्ता, स्वीकृत नियमों की सत्ता, सख्ती से व्यवहार पर नियंत्रण। नेक्स्ट है स्थायित्व, आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण स्थायी परंतु आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, यानी स्थायित्व है संस्था में। जैसे परिवार पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। परिवारों में जबकि बहुत परिवर्तन आया है, पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब एकाकी परिवार हुए और उनके कार्यों में, उनके अन्य चीज़ों में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन वो समाप्त नहीं हुआ। बदलते हुए समय के साथ उससे अपना, चूँकि बदलने की प्रक्रिया उसमें गतिशीलता की प्रवृत्ति रहती है, इसलिए वही कहते हैं ना, जब एक पेड़ होता है और वो समय के साथ हवा के झोंकों के साथ अगर वो हिलता रहता है तो अपने को सर्वाइव कर जाता है हवा के झोंकों से। इसी प्रकार से संस्था है, संस्था निरंतर परिवर्तित होती रहती है लेकिन स्थायित्व रहता है, उसमें स्थायी रहती है, समय के साथ बदल के वो अपने स्थायित्व को बनाए रखती है। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण जैसे प्रतीक क्या करते हैं? प्रतीक एक विशिष्ट पहचान, एकता, मूल्यों और लक्ष्यों को प्रदर्शित करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। संस्था की पहचान निश्चित करता है, यह संस्था के उद्देश्यों, विचारों और आदर्श को भी प्रकट करता है। नेक्स्ट है परंपराएं। यह एक जो है परंपराएं, हम सभी जानते हैं कि परंपरा जो है वो हमारी नीतियाँ उन्हीं के अनुकूल कार्य करती हैं और निरंतर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने कार्य या अपनी योजनाएं या नियम बढ़ाती जाती हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती जाती है। तो इनके अंतर्गत भी संस्था की विशेषताओं के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है आपका संस्था के कार्य। संस्था के कार्य मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। अब जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक परिवार है, विवाह है, अर्थव्यवस्था है जैसी संस्थाएं जो हैं हमारी, वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और प्रजनन जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वीकृत मार्ग प्रदान करती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करना। सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में कार्य करना, सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करती हैं। परिवार या विद्यालय में जिस प्रकार से कार्य करना है संस्था के अंतर्गत उसी प्रकार से कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है मार्ग प्रशस्त करना, नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा। मार्ग प्रशस्त करना यानी किसी कार्य को करने में संस्थाएं लक्ष्य आसान करती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमें नियम और कार्य प्रणालियाँ बहुत कुछ निश्चित प्राप्त हो जाती हैं, जिससे हम उसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं और संस्था का विकास होता है। तो मार्ग प्रशस्त करना। अब नैतिक एवं सामाजिक शिक्षा। नैतिक जैसे हमारी संस्थाएं व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं, आने वाली पीढ़ी को सम्मानजनक और सहायक समाज बनाने के लिए तैयार करती हैं। नैतिक और सामाजिक शिक्षा से व्यक्ति आत्म जागरूक बनता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए सही निर्णय ले पाता है। संस्कृति के वाहक।
सभी जो है, आप संस्कृति के वाहक परिवार को ही लीजिए, जो सबसे प्राथमिक संस्था है, जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेने के ही साथ वो सभी कुछ समाजीकरण के माध्यम से सीखता है। भाषा, संस्कार, रीति रिवाज, मूल्य, जिसके मूल्यों के अंतर्गत हमारे जीवन जीने की शैली सभी कुछ आ जाती है, जो समाजीकरण के माध्यम से और व्यक्ति संस्था के अंतर्गत सीखता है। एक रूपता की भावना, एक रूपता की स्थापना, समानता लाने के लिए एक निश्चित नियम तथा ढांचा तैयार करती है संस्था, जैसे न्यायिक प्रणाली, शैक्षिक प्रणाली, धार्मिक प्रणाली, व्यापारिक प्रणाली, इस प्रकार से अन्य सभी सामाजिक संस्थाएं जो कि जिनके की कार्य निश्चित होते हैं। उस संस्था के अंतर्गत हमारी कार्य करने की व्यवस्था और कार्य करने में बहुत कुछ व्यवस्थित तरीके से कार्य निश्चित हो पाते हैं। इसी के साथ संस्था का अर्थ एवं परिभाषाएँ, जिनको कि आप देख लीजिएगा, और इस पे आगे विस्तृत चर्चा मैं दूसरे अपने वीडियो में करूँगी। इसी के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ, और आशा करती हूँ कि ये मेरा जो प्रयास है ये सार्थक होगा आपके लिए, और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।